Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. चलिए दोस्तों, अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए बायोलॉजी, जो कि हमारे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसके लिए इससे यहाँ से लगभग आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 प्रश्न बनने वाले हैं। बायोलॉजी से साइंस एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है उसमें। तो हम लोग बायोलॉजी की जब बात करेंगे तो समझेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन की, आखिर बायोलॉजी है क्या, इसमें क्या क्या हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग पहले अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। तो ध्यान से समझना है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है कि बायोलॉजी वर्ड किस भाषा का वर्ड है। तो याद रखना है कि बायोलॉजी इज़ ए ग्रीक वर्ड। ये किस भाषा का वर्ड है? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है बायोलॉजी। ध्यान से समझना, जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये बायोलॉजी, ध्यान से समझिएगा, आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ से लगभग 40 से 50 प्रश्न आज के सेशन से बनने वाले हैं। और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। तो जब बायोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे ये जो बायोलॉजी है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ध्यान से समझेंगे, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायोस, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं लोगोस। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बायोलॉजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे दोस्तों के साथ ताकि इसका बेनिफिट मिल सके सभी को। हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी 2 भाषा से मिलकर बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ये जो बायोस है, इस बायोस की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लिविंग्स। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लिविंग्स, या जिसे हम लोग बोलते हैं सजीव। एंड लोगोस जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी जिसे हम लोग बोलते हैं अध्ययन। ध्यान से समझना, ये बायोलॉजी बेहद ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग ध्यान से सेशन को देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार विषय है। देखिए बायोस जो वर्ड है, इस बायोस वर्ड का मतलब है लिविंग्स, और ये जो लोगोस वर्ड है, इस वर्ड का अर्थ है स्टडी। यानी अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो इस दोनों वर्ड का मतलब क्या निकलता है? स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी कि सजीवों का अध्ययन। यानी कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर, इस पूरे जीव विज्ञान के अंदर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हम लोग लिविंग्स के, यानी सजीवों के बारे में। लेकिन यहाँ से दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि जब हम लोग लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये लिविंग्स होते क्या हैं? ये लिविंग्स यानी कि सजीव हम लोग किसे कहेंगे? क्या हमारे हाथ में ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या एक लिविंग्स है क्या? इस मार्कर को हम लोग लिविंग्स कहेंगे या नहीं कहेंगे? या हमारे हाथ में ये डस्टर है, क्या ये डस्टर लिविंग्स है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए लिविंग्स की जब बात करते हैं तो लिविंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लिविंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि लिविंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आखिर हम उन्हें लिविंग्स क्यों कहेंगे, क्या कारण है कि हम लोग किसी भी सजीव को सजीव कहेंगे? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि लिविंग्स क्यों कहेंगे हम लोग, लिविंग्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि ये मार्कर नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? आखिर लिविंग्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट। तो चलिए देखिए, लिविंग्स जो होती है, लिविंग्स के अंदर जो सबसे पहली मेन प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। पोषण यानी ये भोजन करते हैं और उस भोजन को क्या करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं और खाने में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसे क्या करते हैं? पचाते हैं, उसे यूज़ करते हैं। दूसरी बात अगर करें तो इनके अंदर जो लिविंग्स हैं, लिविंग्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनके अंदर वृद्धि एवं
विकास होता है। मान के चलिए ये हमारे हाथ में जो मार्कर है, ये मार्कर क्या आज इतना बड़ा है, क्या आज से 10 दिन बाद ये इसका साइज बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई छोटा सा पौधा है या कोई छोटा सा बेबी है तो वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी लिविंग्स की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जैसा कह रहे हैं आशीष शर्मा जी, जो चलता है उसको लिविंग्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टी, इनके अंदर मूवमेंट होता है, यानी कि ये चलना फिरना, यानी ये चल फिर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट याद रखना, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स दे कैन नॉट मूव, है ना। उनके अंदर मतलब क्या होता है, वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकते, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होता है। जैसे उनकी पत्तियां हिलती है, उनकी डालियां हिलती है ना। तो ये मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं कर सकते, उनमें ये चीज़ नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे चौथी प्रॉपर्टी। तो चौथी प्रॉपर्टी याद रखेंगे इसका कि इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनके अंदर प्रजनन होता है। यानी प्रजनन की जब बात करते हैं तो प्रजनन का सबसे बेसिक अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे प्रजनन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीव को बनाने की क्षमता, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, अपने ही जैसे जीव को बनाने की क्षमता, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मतलब प्रजनन या रिप्रोडक्शन। और मनुष्यों के अंदर जो प्रजनन होता है, याद रखना ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और निषेचन मनुष्यों के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है, तो आप लोगों को पता है दैट इज इन फैलोपियन ट्यूब। आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसके बाद सबसे लास्ट प्रॉपर्टी अगर देखते हैं लिविंग्स की सबसे अंतिम प्रॉपर्टी, तो वो है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। यानी श्वसन भी एक किसकी प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, किसका एक मतलब गुण है। तो रेस्पिरेशन भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, तो ये भी लिविंग्स की एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी यानी जो पोषण करते हो, जिनमें वृद्धि और विकास हो, जो चल फिर सकते हो, जिनमें प्रजनन हो और जिनमें श्वसन हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लिविंग्स बोलेंगे। यानी ये प्रॉपर्टी जिनमें भी पाई जाएगी उसे लिविंग्स कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को चलकर आगे चलकर जब बात करते हैं तो बायोलॉजी के बारे में याद रखेंगे जो लिविंग्स है, लिविंग्स को सबसे पहले, लिविंग्स यानी सजीव के बारे में सबसे पहले जो क्लासिफाई किया, लिविंग्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। याद रखिएगा, सजीवों को दो भाग में सबसे पहले बांटा किसने, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था बुक का, सिस्टेमा नेचुरी। और ये बुक कब लिखी थी बेटा, तो ये भी याद रखेंगे इन 1735 में। आपके लिए बुक के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, राइटर के नाम भी इंपॉर्टेंट है, और वो कभी कभी ईयर भी पूछ देते हैं। तो ध्यान से याद रखेंगे कि कार्लस लीनियस ने सबसे पहले लिविंग्स को यानी सजीवों को दो भाग में बांटा, एक जिसे हम लोग कहते हैं एनिमल्स एंड दूसरा जिसे कहा जाता है प्लांट्स। ध्यान से समझिएगा, यानी कि कार्लस लीनियस ने सबसे पहले सजीवों को दो भागों में बांटा। किस बुक में, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में लिखा कि लिविंग्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनिमल और दूसरे होते हैं प्लांट्स। यानी कि जब ये जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक किसने लिखी है, कार्लस लीनियस ने। और सबसे पहले लिविंग्स को क्लासीफाई करने वाले कार्लस लीनियस थे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जब किसी चीज़ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, या फिर उसे कहा जाता है वार्गिकी। और आप लोगों को पता है सबसे पहले लिविंग्स को क्लासिफाई किसने किया, तो कार्लस लीनियस ने। इसलिए इस महान व्यक्ति को, कार्लस लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं कार्लस लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वार्गिकी का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहते हैं, वार्गिकी का पिता। किसे कहेंगे, तो कार्लस
लिनियस को। और याद रखेंगे कि कार्लस लिनियस को ही इसी व्यक्ति को फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति का पिता। इसे हिंदी में कहेंगे नाम पद्धति, क्योंकि जो जितने भी आप साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम जितने भी पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करें होमो सैपियंस होता है, टाइगर की बात करें पैंथेरा टिग्रिसा होता है, जैसे मोर की बात करें पीकॉक की पावा क्रिस्टेटस होता है। तो ये जो नाम पद्धति है, ये जो नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर का फादर भी किसे कहा जाता है? कार्लस लिनियस को। इन्होंने ही जीवों के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा है। अब इसके आगे की अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखिए जो प्रश्न बनेगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब किसने लिखी? तो कार्लस लिनियस ने। कब लिखी? 1735 में। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्लस लिनियस को। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर किसे कहा जाता है? तो भी कार्लस लिनियस को। और याद रखेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये हम लोग बात करते हैं। और यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहां से जैसे ही ये कार्लस लिनियस ने इस बायोलॉजी को, मतलब जीवों को, लिविंग्स को दो भागों में बांटा, तो उसी प्रकार इस बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो गए। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह इस बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो गए। और वो दो पार्ट कौन कौन से हुए बायोलॉजी के, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी की बात करें, जैसे ही कार्लस लिनियस ने लिविंग्स को दो भागों में बांटा, तो बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो गए। एक हो गया जिसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा जिसे कहा जाता है बॉटनी, है ना। जूलॉजी की जब बात करते हैं तो जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान, जबकि बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है वनस्पति या पादप विज्ञान। नाम में ही लगा हुआ है कि इसमें किसकी स्टडी होगी? जूलॉजी में इसमें स्टडी होगी स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? एनिमल्स की। जबकि बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी कि यहाँ पर किसका अध्ययन होता है? जंतुओं का अध्ययन। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर किसका अध्ययन होता है? यहाँ पर पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं इसके आगे की अगर बात करें तो देखिए ये जो यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से अब प्रश्न जो बन सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा करें। यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? याद रखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने, किस व्यक्ति ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैमार्क ने किया। याद रखेंगे किसने किया? लैमार्क ने किया। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है? हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? यानी कि बायोलॉजी के पिता कौन हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? अगर इसकी बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी याद रखेंगे कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे कहते हैं? एरिस्टोटल, या फिर इन्हें ही कहा जाता है अरस्तु। लेकिन एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? और इन्हें ही याद रखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का पिता भी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को ही कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लेकिन ये अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहने का कारण क्या है? तो याद रखेंगे अरस्तु ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या बुक लिखा था? हिस्टोरिया एनिमलियम। ये किताब का नाम याद रखेंगे। इस किताब को किसने लिखा था? एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। और इस किताब में इन्होंने
500 टाइप के यानी कि 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया कि हमारे नेचर में कितनी प्रकार की जंतुएं हैं, कितने प्रकार के जंतुएं हैं। तो यहां पर याद रखेंगे 500 टाइप के एनिमल्स के बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा, हिस्टोरिया एनिमलियम में। तो हिस्टोरिया एनिमलियम नामक किताब को किसने लिखा है? अरिस्टोटल ने। दैट्स व्हाई इस अरिस्टोटल या अरस्तु को जंतु विज्ञान तथा जो आपका जंतु विज्ञान तथा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान दोनों का ही पिता कहा जाता है। इसके आगे की अगर बात करें तो याद रखेंगे इसके आगे जो प्रश्न बनता है यहां से पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी की जब बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता। तो याद रखेंगे उनका नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रास्टस। लेकिन वाई थियोफ्रास्टस को क्यों कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता? तो याद रखेंगे इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लैंटेरम। क्या बुक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक बुक लिखी थी। और इन्होंने इस बुक में 500 टाइप के 500 टाइप के प्लांट्स के बारे में बताया था कि हमारे नेचर में यानी हमारी प्रकृति में 500 प्रकार के पादप यानी 500 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसकी बात करी थी किसमें? हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक बुक में। तो हिस्टोरिया एनिमलियम, जहां पर एनिमलियम लगा हो किसने लिखी है? अरस्तु ने। लेकिन अगर लिखा हिस्टोरिया प्लैंटेरम तो किसने लिखा है? याद रखेंगे वो किसने लिखा है? थियोफ्रास्टस ने। इसलिए थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं यहां से और क्या क्या प्रश्न बन सकता है इस फादर, मतलब यहां पर जो मतलब किसकी मतलब खोज किसने की, यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं इसकी अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न यहां से ये बनता है हु इज फादर ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए हु इज, अगला प्रश्न बनता है, ये तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, लेकिन मेडिकल साइंस क्या होता है पहले ये समझें। चिकित्सा विज्ञान, जब चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान वह सिस्टम है जिसमें कि आपको कोई भी डिजीज होती है और वो क्या होता है कि आपको मेडिसिन दिया जाता है या इंजेक्शन दिया जाता है और आपकी मतलब जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। और फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है किसे? फादर ऑफ मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान का पिता। याद रखेंगे चिकित्सा, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं ये सारे पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां से प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस याद रखेंगे कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को। लेकिन व्हाई हिप्पोक्रेट्स को? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज करी थी? मेडिसिन को, मॉडर्न जो मेडिसिन है उसकी खोज किसने? हिप्पोक्रेट्स ने ही करी थी। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अब हम लोग देखिए यहां पर इसी प्रश्न को थोड़ा वो घुमा कर कैसे पूछेंगे, थोड़ा चेंज करके कैसे पूछेंगे। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उसको किसके सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है? याद रखेंगे पूछा जाता है जो डॉक्टर्स होते हैं उनको किसके सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है? तो याद रखेंगे उनको हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद इसी का एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है होम्योपैथी। याद रखेंगे होम्योपैथी, या यहां से प्रश्न पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ होम्योपैथी, या होम्योपैथी के पिता कौन है? होम्योपैथी के पिता कौन है या होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है या होम्योपैथी की खोज किसने करी? तो आप लोगों को पता होगा उनका नाम है सैमुअल हनीमैन। क्या नाम है उनका? सैमुअल हनीमैन। इन्होंने ही किसकी खोज करी थी? होम्योपैथी की। इसलिए इनको होम्योपैथी का पिता कहा जाता है। अब देखिए यहीं से याद रखेंगे इस व्यक्ति का जो जन्म दिवस है, ये जो सैमुअल हनीमैन है इनका जन्मदिन होता है 10 अप्रैल को। इसलिए हर वर्ष 10 अप्रैल को याद रखेंगे वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इसके आगे की अगर बात करें तो याद रखेंगे अगला प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो देखते हैं जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है। ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर अगला जो है दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का यानी अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी
का पिता किसे कहा जाता है? याद रखेंगे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये सिंपल कहते हैं, मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। लेकिन क्यों? तो याद रखेंगे मेंडल साहब ने सबसे पहले किसकी खोज करी थी? जीन की खोज करी थी। जीन की जो खोज करी थी सबसे पहले किसने करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने जीन को किसमें खोजा था? तो मटर यानी पी के पौधे में, पी के प्लांट में इसे खोजा था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पी का साइंटिफिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर याद रखेंगे जीन की खोज तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी थी भैया, लेकिन कई बार प्रश्न को पूछते हैं कि जीन नाम किसने दिया था। देखिए जब भी पूछा जाए जीन की खोज किसने करी थी तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन जब यह पूछा जाए कि जीन नाम किसने दिया तो याद रखेंगे जीन नेम इज गिवन बाय जोहानसन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, है ना, कि जीन खोजा तो जीन को किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन जीन नाम किसने दिया? जीन नेम इज गिवन बाय जोहानसन। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट, फादर ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के पिता कौन है? हु इज फादर ऑफ इवोल्यूशन? चलिए हम लोग देखते हैं अगला, फादर ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन मतलब ये विकासवाद कह सकते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया या विकासवाद का पिता किसे कहा जाता है? कई बार इसी प्रश्न को पूछ देते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो आप लोगों को पता होगा ये बहुत अच्छे तरीके से कि इसके पिता कहे जाते हैं चार्ल्स डार्विन, है ना। किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। और याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी किस किताब में दी? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी किस किताब में दी? याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने ही एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक लिखी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या फिर कहा जाता है इसे हिंदी में जीवों की उत्पत्ति पर। ये कई बार एग्जाम में इससे पूछा गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब किसने लिखी है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब किसने लिखी है? तो याद रखेंगे इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति हैं चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने ही इस बुक में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया था, विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। दैट्स व्हाई फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। इसके आगे की अगर बात करें, आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी, वेरी गुड, सभी लोग बता रहे हैं पायसम सटाइवम, बहुत बढ़िया। कैलाश सक्सेना, माधुरी सेंडोकर, बहुत बढ़िया। पायसम सटाइवम यही है पी प्लांट का साइंटिफिक नाम। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी कि इम्यूनोलॉजी के पिता कौन हैं? इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी होती है उसके लिए जो मतलब दवाई हम लोग खाते हैं और हमारा मतलब जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी याद रखेंगे कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एडवर्ड जेनर को? तो आप लोगों को पता होगा इसी एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज करी थी? चेचक के टीके की खोज करी थी, यानी कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है उसकी खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। दैट्स व्हाई फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। इसके बाद याद रखेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो आपका बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु विज्ञान। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे? आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया की खोज करी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। दैट्स व्हाई फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इसे कहेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता ये कहा जाता है किसे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन याद रखेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया की खोज करी थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने
जो बैक्टीरिया की खोज करी थी वो किसमें करी थी? वो करी थी उन्होंने किसमें? तो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। किसमें करी थी? माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया में सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। इसके आगे की अगर बात करें तो अगला यहां से प्रश्न पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी, कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है रॉबर्ट हुक साहब को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को। देखिए रॉबर्ट हुक, ये जो हैं रॉबर्ट हुक साहब को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए बायोलॉजी के अंदर आपको 3 रॉबर्ट के नाम याद रखने हैं। कितने रॉबर्ट के नाम याद रखने हैं बायोलॉजी में? आपको 3 रॉबर्ट के। एक तो हो गए रॉबर्ट हुक साहब जिन्होंने किसे खोजा? सेल को खोजा। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों रॉबर्ट से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे रॉबर्ट साहब हो गए रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसकी खोज करी थी? तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है यानी सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, जैसे देखिए ये सेल है और इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसकी खोज किसने करी थी? दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। और तीसरे रॉबर्ट हैं, याद रखेंगे, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच साहब ने क्या खोजा? याद रखेंगे रॉबर्ट कॉच साहब ने खोजा है टीबी तथा कॉलेरा यानी कि टीबी और हैजा के जीवाणु को। टीबी और हैजा के जीवाणु को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट कॉच। तो ये 3 रॉबर्ट के नाम आपको बायोलॉजी में याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले उसकी। नेक्स्ट जो हमारा यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, हु इज फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी? ध्यान से समझिएगा, हु इज फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी? फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा पैलेंटोलॉजी है क्या। तो इसे हिंदी में कहा जाता है जीवाश्मिकी। क्या कहते हैं इसे? जीवाश्मिकी का पिता, है ना। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स जो होता है यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। एक तो प्रश्न हमारा ये बन गया कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? दैट इज पैलेंटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैलेंटोलॉजी के पिता कौन हैं, याद रखेंगे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। ये जो लियोनार्डो दा विंसी हैं उन्हीं को कहा जाता है जीवाश्मिकी या पैलेंटोलॉजी का पिता कहा जाता है। और पैलेंटोलॉजी का मतलब आप लोगों को पता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स या जीवाश्मों का अध्ययन। आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो ये हम लोगों ने अलग अलग जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, उसके फादर्स को देखा कि यानी उसके जनक कौन है, उसकी खोज किसने करी और उनके फादर कौन कहे जाते हैं। हमारा आप लोगों से अगला प्रश्न है कि जो जीवाश्म होते हैं यानी जो फॉसिल्स होते हैं, इस फॉसिल्स की एज कैसे काउंट की जाती है? हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स? ये जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की एज कैसे काउंट करते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। बहुत बढ़िया, माधुरी सैंडोकर, लियोनार्डो दा विंसी, बहुत बढ़िया। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, शाबाश। आप लोग कमेंट में बताइए कि फॉसिल्स की एज कैसे प्राप्त करते हैं, फॉसिल्स की एज को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। फॉसिल्स की एज किस तरीके से ज्ञात करते हैं? हाँ, बिल्कुल अक्षय, मीना उसी से रिलेटेड हैं जो आप बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मीनू कुमारी, लियोनार्डो दा विंसी, शाबाश। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि हम लोगों को आखिर बायोलॉजी के अंदर रेडियो डेटिंग नहीं, अभिजीत कुमार, नॉट रेडियो डेटिंग। रेडियो डेटिंग से बेटा याद रखेंगे पत्थर। रेडियो डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात करते हैं? तो याद रखना है उससे पत्थर की आयु, रॉक्स की आयु ज्ञात की जाती है, रेडियो डेटिंग। और इसे जो है रॉक्स की स्टडी को भी याद रखेंगे, रॉक्स की स्टडी को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, पूछा गया था कि रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, है ना। ये रेडियो डेटिंग अलग होता है, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूं यहां पर याद रखेंगे जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है किसके एज को प्राप्त करने में, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन
काल निर्धारण विधि, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कार्बन काल निर्धारण विधि। इसी विधि का यूज किया जाता है फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं, कार्बन डेटिंग से। और कार्बन डेटिंग में किसका यूज किया जाता है बेटा, याद रखना, कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है कार्बन के एक आइसोटोप का, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन 14, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 14। आप लोगों को जितना कराया जा रहा है उसे अच्छे से करके जाएंगे आप रेलवे के एग्जाम में, जितना आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। बाकी आपको किसी भी प्रकार के बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, आपके जितने भी आपको क्लास में कराए जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जल्दी से इसे आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। वेरी गुड, सभी लोग कार्बन डेटिंग बता रहे हैं और आप लोगों को बता दिया हमने कि कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस आइसोटोप का यूज किया जाता है, दैट इज कार्बन 14। और कार्बन के बारे में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में यानी हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड हैं दैट इज ऑफ कार्बन, वो किसके हैं, कार्बन के ही हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर हम लोग बायोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं सभी जितने भी मैं टॉपिक्स लिखूंगा उससे मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग उसे नोट करते जाएंगे, क्योंकि वो आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। लगभग मैं आपसे 25 से 30 प्रश्न भी यहाँ पर पूछूंगा अलग अलग टॉपिक से, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है, ताकि उसी हिसाब से आपको आगे मैं उतने डीप तक ले जाऊंगा, है ना। तो बायोलॉजी के अंदर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज न्यूट्रिशन, या जिसे हम लोग बोलते हैं पोषण, है ना, पोषण। और ये पोषण हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से लगभग आपके 500 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल सा प्रश्न मैं पूछूं अगर आपसे कि विटामिन जो है, विटामिन की खोज किसने करी, तो आप लोग बताइए विटामिन की खोज किसने करी। और भी इसमें मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। और यहां से लगभग आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाता है। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी। बिल्कुल, ये एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट बेटा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, है ना, ये चल रहा है, एनटीपीसी के लिए चल रहा है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रीतम वाजपेयी ने जवाब दिया फंग, शाबाश, बहुत बढ़िया। विटामिन की खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी। प्रेरणा भाटी, फंक ने करी थी विटामिन की खोज, बहुत बढ़िया। राजू शर्मा, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं कि विटामिन की खोज फंक ने करी थी। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पहले हम लोग खाने को खाएंगे और उसके बाद खाने को क्या करेंगे, पचाएंगे, है ना। पहले को खाने को क्या करना है, खाना है न्यूट्रिशन में, फिर खाने को क्या करना है, पचाना है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारा यहां से आपसे प्रश्न है कि हमारे भोजन का यानी हमारे फूड का डाइजेशन किस अंग से शुरू होता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे हमारे फूड का डाइजेशन किस अंग में शुरू होता है। थर्ड की बात करें, अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक होगा हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, यहाँ पर पचाया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर खाने को यानी कि खाना खाने के बाद जो वेस्टेज बचता है हमारी बॉडी में, उस वेस्टेज को, उस बेकार पदार्थ को क्या करेंगे, बॉडी से डेफिकेट करना है, यानी उसे शरीर से बाहर निकालना है। आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग फंक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले सवाल का जवाब आने लग गया, माउथ माउथ माउथ, बहुत बढ़िया। यानी कि याद रखेंगे हमारे भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, दैट इज माउथ कैविटी, या जिसे हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, वहीं से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एक एंजाइम, एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से एक निकलता है एंजाइम जिसे हम लोग बोलते हैं टाइलिन, है ना। कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन, जो कि किसका पाचन स्टार्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन वो स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम माउथ कैविटी। अब हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों से कि ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है यानी कि उत्सर्जन अंग, इसका काम क्या है, हमारे बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालना। तो हमारा आपसे प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। यहां पर देखिए टॉपिक जो लिखे जा रहे हैं उसी क्रोनोलॉजी में लिखे जा रहे हैं, उसी क्रोनोलॉजी में लिखे जा रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आए।
है ना। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे तो डाइजेशन समझ में नहीं आएगा, डाइजेशन नहीं पढ़ेंगे तो एक्सक्रीशन समझ में नहीं आएगा, एक्सक्रीशन नहीं पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन समझ में नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जन अंग कौन सा है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है। इसके बाद हमारा जो पांचवा टॉपिक होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? परिसंचरण तंत्र। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम वी विल स्टडी अबाउट हार्ट एंड ब्लड, यानी इसी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय और रक्त के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहां से लगभग आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यहां से लगभग आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहां से लगभग आपके एग्जाम में 250 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। वेरी गुड, सभी लोग बोल रहे हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत बढ़िया। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की सबसे बेसिक यूनिट है, तो यानी कि हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी, और किडनी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। दैट्स व्हाई वी से स्टडी ऑफ किडनी इज नेफ्रोलॉजी। तो हमारा अगला आप लोगों से सवाल है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हु इज फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र का पिता कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं छठे टॉपिक पे, जो हमारा छठा टॉपिक है, सिक्स्थ टॉपिक। आप लोग बताएंगे फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। छठा जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, या इसे ही कहा जाता है ग्लैंडुलर सिस्टम। ये मैं सारे टॉपिक्स लिख रहा हूं और इसी क्रोनोलॉजी में हम लोग चलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जिसे हम लोग ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, कई सारे ग्लैंड्स हैं, है ना। इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, और यहां से आपके एग्जाम में बेटा लगभग 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एंडोक्राइन या ग्लैंडुलर सिस्टम से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बहुत बढ़िया लोग जवाब दे रहे हैं। विलियम हावे, बहुत बढ़िया। प्रीतम वाजपेयी जी, विलियम हावे, निरंजन दास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विलियम हावे, शाबाश। यानी विलियम हावे को ही कहा जाता है फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम होता है वो किसका होता है? हार्ट का होता है। तो हमारा आप लोगों से प्रश्न है कि हार्ट जो है, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो हमारा सातवां सिस्टम है दैट इज स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कंकाल तंत्र। यानी कि हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में? अपने शरीर के अंदर जो बोन यानी हड्डियों का जो सिस्टम है, उस हड्डियों के सिस्टम के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। और यहां से आपके एग्जाम में बेटा याद रखना 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया राजू शर्मा, कार्डियोलॉजी, शाबाश। हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा अगला आप लोगों से सवाल है स्केलेटन सिस्टम से कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? व्हाट इज लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसके आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सिस्टम होगा स्केलेटन सिस्टम के बाद दैट इज रिप्रोडक्शन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा? रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, इससे लगभग आपके एग्जाम में याद रखेंगे 50 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आप लोग कमेंट कीजिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी? बेटा अभिजीत, मैंने हड्डी के बारे में नहीं पूछा है। सबसे बड़ी बोन है फीमर, जो कि जांग की हड्डी यानी थाई बोन होता है। मैंने प्रश्न पूछा है आप लोगों से कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल्स यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? कमेंट में बताइए। ऐसे एग्जाम में बेटा प्रश्न पूछे जाएंगे। डीजी साहब, फीमर नहीं, फीमर हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है? हड्डी है, सबसे बड़ा बोन है। मैं सबसे बड़े मसल्स की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा 9th टॉपिक, याद रखेंगे 9वां टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज सेंसरी ऑर्गन्स।
सेंसरी ऑर्गन्स, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं संवेदी तंत्र। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? संवेदी तंत्र। और इस संवेदी तंत्र के बारे में याद रखेंगे बेटा, इससे आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास कितने सारे सेंसरी ऑर्गन है? 5 हैं। आई है, टीथ है, आई है, उसके बाद फिर नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है। आई, नोज, टंग, स्किन, और क्या है? आई, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, और ईयर। ये 5 हमारे पास क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स है। और यहां से आपके एग्जाम में लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया अभिजीत जी। ग्लूटियस मैक्सिमस, शाबाश। पैनक्रियाज बेटा याद रखना, पैनक्रियाज एक क्या है? कैलाश जी, पैनक्रियाज एक ग्रंथि है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। बहुत बढ़िया राजू शर्मा जी, आपने न्यूरॉन बताया। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का न्यूरॉन, है ना, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है शर्मा जी, है ना। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल इतना सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। डेली आपकी क्लास होगी निरंजन जी, डेली 1 घंटे की क्लास होगी। पूरा रेलवे के एग्जाम से पहले मैं सभी टॉपिक्स को फिनिश करूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला सिस्टम होगा, दैट इज हमारा आप लोगों से प्रश्न है कि सबसे ज्यादा गर्भकाल, सबसे लंबा गर्भकाल किस प्राणी का होता है और कितना होता है? कमेंट कीजिए। सबसे लंबा गर्भकाल किस प्राणी का, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन किस जीव का होता है, किस लिविंग्स का होता है और कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सिस्टम होगा 10th, जिसे हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। और यहां से याद रखेंगे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11वां सिस्टम जो दैट इज ह्यूमन डिजीज, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं मानव रोग। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? मानव रोग। इससे आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एलिफेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश प्रीतम वाजपेयी जी। हाथी, ये भी बताइए कितना दिन होता है? ब्लू व्हेल नहीं अभिजीत, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़ा स्तनपाई है ना। ब्लू व्हेल का नहीं होता है, दैट इज होता है एलिफेंट का। और ये भी कमेंट कीजिए कितना होता है एलिफेंट का, कितना होता है ये भी कमेंट कीजिए आप लोग। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो ह्यूमन डिजीज, ये नर्वस सिस्टम से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ह्यूमन डिजीज से आपके लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा जो है जूलॉजी का टॉपिक था। इतने टॉपिक्स हम लोग जूलॉजी के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम से एक प्रश्न है आप लोगों से कि हमारे ब्रेन का, जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? व्हाट इज वेट ऑफ आवर ब्रेन? हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है? आप लोग कमेंट करेंगे। डीजी साहब 640 नहीं, याद रखेंगे एलिफेंट का जो होता है, याद रखेंगे दैट इज 624 डेज। कितना होता है? 624 दिन। ये होता है एलिफेंट का गर्भकाल या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। ऐसे ही आपके रेलवे के एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, या अदर जितने भी 1 डे एग्जाम्स होते हैं, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बेटा, उसमें ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाजपेयी जी जवाब देना शुरू कर दिया। 1450 ग्राम, 1200 ग्राम बता रही हैं स्वाति साई जी। निरंजन दास जी 1400 ग्राम बता रही हैं। डीजी साहब पाउंड में बता रहे हैं। झाजी बता रहे हैं, विशाल कुमार झा 1450 ग्राम। तो याद रखिए सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं। जो ब्रेन का हमारा वजन होता है दैट इज 1350 से 1450 ग्राम, यानी 1350 टू 1450 ग्राम होता है। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो अगला अब हमारा, ये तो हम लोगों ने जूलॉजी के टॉपिक को देखा, अब हम लोग बॉटनी के टॉपिक की बात करते हैं। तो बॉटनी के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज सेल, या जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। तो हमारा आप लोगों से प्रश्न है कि सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टिश्यू, या जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? उत्तक। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक इज, हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा यहां पर याद रखेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, या जंतुओं का, जीवों का वर्गीकरण। यहां पर आएगा जीवों का वर्गीकरण।
देखिए यहाँ पर जो है इसमें हम लोग सेल में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरे हमारे शरीर का। आप लोगों को पता है हमारे शरीर की जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि हमारे शरीर की जो आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी जो हमारा शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से। न्यूरॉन सेल, कई लोग न्यूरॉन सेल बता रहे हैं। न्यूरॉन बेटा लंबी कोशिका होती है। नकेश यादव जी, अक्षय मीना जी, न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मैंने बेटा पूछा है सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल के बारे में मैं पूछ रहा हूं। जैसा अभिजीत जी बता रहे हैं ऑस्ट्रिच एग, बहुत बढ़िया। आनंद अपराजिता जी बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का वजन कितना होता है, लगभग 1200 ग्राम होता है, 1200 ग्राम। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का, ऑस्ट्रिच एग के एक अंडे का वजन होता है कितना, 1200 ग्राम। तो देखिए सेल की जब हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू में हम लोगों को पता है हमारा जो बॉडी है, देखिए हमारा जो बॉडी बना हुआ है किससे बना हुआ है, कोशिका से। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती है तो क्या बनता है हमारा, टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। और जब पूरा ऑर्गन मिलता है तब जाकर हमारा क्या बनता है, पूरा शरीर। ध्यान से समझिए, देखिए ये कोशिका मिलती है तो कोशिका के मिलने से क्या बनता है, उत्तक। उत्तकों के मिलने से क्या बनता है, अंग। और अंग के मिलने से क्या बनता है, अलग अलग जब अंग हमारे शरीर मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, हमारा पूरा शरीर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो सेल है वो हमारे शरीर की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो हमारा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है कि टिश्यू जो है, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला चौथा टॉपिक होगा दैट इज प्लांट एंड इट्स स्ट्रक्चर। प्लांट एंड इट्स स्ट्रक्चर यानी कि पादप एवं इसकी संरचना। पादप एवं इसकी संरचना, है ना, पादप एवं इसकी संरचना। यानी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में रूट क्या है, लीफ क्या है, उसके क्या फंक्शन है, स्टेम क्या है, उसके क्या फंक्शन है। जैसे पोटैटो क्या है, ऑनियन क्या है, गार्लिक क्या है, जिंजर क्या है, अरबी क्या है, कैरेट क्या है, बीट क्या है ना, मूली क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फ्लावर्स में देखेंगे कि आखिर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, उसके अलग अलग तरीके हैं। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि फ्रूट्स जो है उसके कौन से पार्ट खाए जाते हैं, है ना। फ्रूट्स में जैसे अलग अलग चीज़ों में, जैसे कई बार पूछा जाता है कि सेब, एप्पल जो है, एप्पल के कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं, एप्पल का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग हिस्टोलॉजी, शाबाश। प्रीतम वाजपेयी जी हिस्टोलॉजी, बहुत बढ़िया। नकेश यादव जी हिस्टोलॉजी, सभी लोग सही बता रहे हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, शाबाश। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स में। तो लिविंग्स को याद रखेंगे, कई भाग में क्लासिफाई किया गया है, हम लोग पूरे अलग अलग उसको देखेंगे। जैसे मोलस्का क्या होता है, ऑर्थोपोडा क्या होता है, एनालिडा क्या होता है, सेलेंट्रेटा क्या होता है ना। जंतुओं का कई बार पूछा जाता है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, बताइए। एनिमल्स का सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइए। एनिमल का, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, कमेंट कीजिए। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, कमेंट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसमें, फिफ्थ टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्लांट डिजीज। दैट इज कॉल्ड प्लांट डिजीज, यानी कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसमें पादप रोग के बारे में। पादप रोग जैसे आप लोगों को पता होगा, धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग, है ना। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है, धान का खैरा रोग आप लोगों को पता है किसकी कमी से होता है, जस्ते यानी जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है, Zn, जिंक यानी जस्ते की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे जैसे गन्ने में रेड स्मट रोग होता है, तंबाकू में मोजाइक डिजीज होता है, या प्लांट के अंदर जितने भी डिजीज होते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, बहुत बढ़िया अभिजीत कुमार, ऑर्थोपोडा समूह अभिजीत कुमार ने बताया। पूजा यादव जी ऑर्थोपोडा बता रही है, वेरी गुड। याद रखेंगे जो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है दैट इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है ना। सबसे ज्यादा जो प्राणी, जितने भी हमारे नेचर में जितने भी जंतुएं दिखती हैं, जितने भी आपके एनिमल्स दिखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के हैं, ऑर्थोपोडा
पौधा समूह के हैं। तो अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखेंगे, वहाँ पर जो एनिमल्स को 10 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग प्लांट्स को भी कई सारे पार्ट में बांटा गया, जैसे एल्गी है, फांगाई है, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग इस प्लांट एंड इट्स स्ट्रक्चर में। फिर हम लोग प्लांट डिजीज में चलेंगे। प्लांट डिजीज में लगभग हम लोग यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट है आपका सेल, इससे आपके एग्जाम में बेटा याद रखना लगभग आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिश्यू से आपके लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग से भी बेटा याद रखना 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट एंड इट्स स्ट्रक्चर से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पादप रोग से लगभग आपके 50 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमें बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम लोग डेली एक एक टॉपिक, मतलब कोशिश करेंगे कि डेली हमारा टॉपिक एक एक फिनिश होता जाए। मतलब मैं आराम से इस जितने भी टॉपिक्स हैं उसे इतने डीप तक कराऊंगा ताकि आपके जो एनटीपीसी में किसी भी तरह के एग्जाम, कोई भी कितने भी लेवल का क्यों ना प्रश्न पूछ दिया जाए, कितने भी लेवल तक वो चले जाएंगे, आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। बस आप लेक्चर को ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे और वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि इसका बेनिफिट लोगों को, जितने भी आपके मित्र गण हैं जो रेलवे के एग्जाम या अदर वनडे एग्जाम को देने वाले हैं, इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा जो आप लोगों से प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारा आप लोगों से प्रश्न है वो ये कि जो आप लोगों ने हल्दी, टर्मरिक आप लोगों ने देखा है, टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। मैं 2-4 सवाल आप लोगों से पूछूंगा, फिर आज के लेक्चर को यहां पर समराइज करेंगे, हम लोग फिनिश करेंगे और अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। और ये पूरा वीक है ये हमारा न्यूट्रिशन ही चलेगा। इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑटोट्रॉप जो होते हैं यानी स्वपोषी, वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, उसी में हम लोग फोटोसिंथेसिस को कल कवर करने वाले हैं। और देखेंगे फोटोसिंथेसिस से बेटा याद रखना लगभग 50 क्वेश्चन तो आपके फोटोसिंथेसिस से ही पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस के आसपास प्रकाश संश्लेषण से ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, आपके कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन एंड फैट पढ़ेंगे, फिर विटामिन्स पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल में हम लोग हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं, है ना। डेली आपकी क्लास 11 बजे चलेगी। आप अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों को आप इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में कि 11 बजे से आपकी एनटीपीसी की डेली क्लास चलेगी बायोलॉजी की। और जैसे हमारा बायोलॉजी फिनिश हो जाएगा फिर हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर हमने आप लोगों से प्रश्न पूछा, जो हल्दी होता है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कमेंट में बताइए। टर्मरिक का पीला रंग, बहुत बढ़िया, जवाब आना शुरू हो गया है। कुरकुमिन, बहुत बढ़िया, किसके कारण होता है? कुरकुमिन, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, आप लोग बताएंगे जो कुरकुमिन, इसी तरह आप लोग बताएंगे कि मूली, जो रेडिश जो होता है, रेडिश में तीखापन किसके कारण होता है? आप लोग बताइए। रेडिश में या मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आप लोग बताइए। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। जो रेडिश है, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। ऐसे ही प्रश्न बेटा आप लोगों से पूछे जाएंगे। करेले का जो कड़वापन होता है किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? सभी हम लोग देखने वाले हैं। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? खीरे में कड़वापन किसके कारण होता है? इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, आप लोग अपना कमेंट बताते रहिए। कोई डाउट है आप लोग उसे कमेंट करते रहिए। बिल्कुल होगी, बिल्कुल 1 बजे हम लोग जो 500 क्वेश्चन का सीरीज है उसे हम लोग करने वाले हैं। बेटा पोटेशियम नहीं होता है, जैंथोफिल भी नहीं होता है। अमरचंद यादव जी, जैंथोफिल भी नहीं, पोटेशियम भी नहीं होता है। पूजा जी, याद रखेंगे जो रेडिश है, रेडिश में जो तीखापन होता है वो होता है आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण होता है बेटा? आइसोसाइनेट के कारण होता है। देखिए ऐसी चीजें ही हम लोगों को, जब आप क्लास में आएंगे ऐसी कई सारी नई चीजें आपको मिलेगी देखने को। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग डेली आप 11 बजे आप मतलब वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अपने नोट्स को बनाइए। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए। आपके रेलवे के एग्जाम के लिए या अदर जो वनडे एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक है
वो होगा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ, यानी कि हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और न्यूट्रिशन के अंदर ही हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.